Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उड़ाने से रोकने की बात की है और ये आसान नहीं होता एक ऐसे मुल्क से बात करना जो आपके हर एक मुश्किल टाइम में या आपके हर एक डिसीजन के ऊपर जो है ना साथ देता हो। उस बंदे को कहीं ना कहीं जब उसने अटैक ईरान पे किया है, हालांकि इसराइल ने अपने बचाव के लिए वो कहता है मैंने किया है, इस पे भी देखा जाए तो देख रहे हैं इंडिया ने यहाँ भी जो है ना कोई दो नंबरी नहीं की है। जो गलती थी, जो गलत था कि आने वाले मुस्तकबिल के गलत हो सकता है, क्योंकि युद्ध जितना बड़ा आगे बढ़ेगा, प्रशांत सर की भी वीडियो इसके ऊपर आई है कि इसके ऊपर जो है ना तेल की प्राइसें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं और इसके बाद जो हालात बनेंगे वो क्या काफ़ी ज़्यादा इस दुनिया में जो है ना जो ऐसे है ना जो नॉर्मल वे में लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनके लिए हालात मतलब टाइट होते जाएंगे। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात की है। और जैसे इंडिया की आबादी है, पाकिस्तान की आबादी है, बड़ी जो आबादी वाले जो मिडिल IAEA बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी, इसकी एक रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर जो अटैक किया है, इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। इसराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके हालात की जानकारी दी है। फिर आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान महफूज है? पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा। 200 से ज्यादा जहाजों ने हमला किया और पहले भी माजी में 4-5 दफा जो है वो इसराइल बकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता रहा। इसराइली फौज ने 200 जंगी जहाजों से ईरान के 8 शहरों पर हमला किया। पाकिस्तान ने अपनी जौहरी तनसीबात की हिफाजत के लिए नस्ब किया गया दिफाई फजाई निजाम मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक कर दिया है। उसके बाद इनके होते हुए इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया और ये नेक्सिस शादिये में बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, ये नेक्सिस इंडिया इजराइल अगेंस्ट ईरान पाकिस्तान है। इंडिया ने बिल्कुल इसी तरह अटैक किया था जैसे इजराइल ने अभी ईरान पे अटैक किया 6-7 मई को। इसराइल अगला हदफ पाकिस्तान को तो नहीं बनाने जा रहा। मुझे ये बताइए कि क्या अभी हालिया जो चंद माह पहले जो बयान आया बेंजामिन नेतन्याहू का कि हमारे जो है वो 2 टारगेट्स हैं, एक जो है वो तेहरान है और एक इस्लामाबाद है। 200 जहाजों ने हमला किया और आप इमेजिन करें कि टॉप के मिलिट्री लीडर्स मार दिए, टॉप के साइंटिस्ट्स मार दिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अमन के दाई बन के निकल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो हर हालत में जो है वो दिफा करेंगे इसराइल का। हम पाकिस्तानी या ईरानी अमेरिका और चाइना के लिए बैटल ग्राउंड न बन जाए। दैट विल बी डिजास्टर्स। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हवाई हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की है। इस दौरान उन्होंने ताजा हालात की जानकारी दी और बताया कि इजराइल को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि शुक्रवार को उनका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से बात करने की उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा नेतन्याहू ने जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी बात की। नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा, वैश्विक नेताओं ने ईरान के विनाश के खतरे से खुद का बचाव करने की इजराइल की जरूरत के प्रति समझ दिखाई। भारत ने कहा कि वह ईरान और इजराइल के बीच हाल के घटनाक्रम को लेकर बहुत चिंतित है और उभरते हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत ने दोनों देशों से किसी भी तरह के तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने की आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने और स्थानीय सुरक्षा परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। ये जो रात को हमला हुआ उससे एक बात साबित होगी कि ईरान के जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए और ये एक कागजी शेर साबित हुआ, पेपर टाइगर जिसको कहते हैं। और इतनी इनकी प्रॉक्सीज थी, लेबनान में थी हिजबुल्ला, फिर होतीज जो थे यमन में, और फिर गजा में हमास है, तो वो भी किसी काम नहीं आई। उनको भी इजराइल ने बहुत ही कमज़ोर कर दिया है और अब खुद ईरान पे हमला करके, और उसमें भी देखिए कि एक भी जहाज उनका नहीं गिरा सके। ये 200 जहाज़ों ने हमला किया और आप इमेजिन करें कि टॉप के मिलिट्री लीडर्स मार दिए, टॉप के साइंटिस्ट्स मार दिए और इतनी प्रिसीजन के साथ जो है टारगेट किया गया।
हालांकि कल से खबरें आ रही थी, तो भाई आप इनको कहीं किसी सेफ जगह पे ही भेज देते हैं, इन अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को, साइंटिस्ट्स को। सो वो सिटिंग डक्स जो कहा जाता है ना अंग्रेजी में, वो सिटिंग डक्स साबित हुए ये साइंसदान भी और मिलिट्री ऑफिसर्स भी। तो सर आपको लग क्या रहा है कि ईरान में जो लीडरशिप है, क्या आपको लगता है कि वो कहीं पे जीतती हुई दिखाई दे रही है, या दोनों कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करें, इजराइल को भी और ईरान को भी, तो आपको कौन ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, कौन लूजर लग रहा है? देखिए ना, जहां तक एयरफोर्स का ताल्लुक है तो देयर इज नो डाउट कि इजराइल हैज अ सुपीरियरिटी। तो अब इतनी कामयाबी से उन्होंने इतने बड़े जो हैं वो अटैक्स किए हैं, तो ईरान की तो मेरे ख्याल में काफ़ी सुबकी हुई है इसमें। आप पाकिस्तानी मीडिया भी इवन देख लें, अगर सोशल मीडिया भी, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के कमेंट्स नज़र आएंगे कि कैपेबिलिटी नहीं थी तो भाई पंगा क्यों लिया फिर। तो ईरान बहुत एक्सपोज हुआ है इस सूरत हाल में, और उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनी, जो 1989 से स्याह सफ़ेद के मालिक हैं ईरान में, वो बहुत एक्सपोज हुए हैं। इट इज़ अबाउट टाइम ही शुड कंसिडर रिजाइनिंग, किसी नए बंदे को चांस दें और अपने सिस्टम को कुछ ओपन अप करें, कुछ डेमोक्रेसी लाएं। आप हैरान होंगे कि 2 दफ़ा सदर रहने वाले अहमदी निजाद, उनको 2017 में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। वहाँ पे एक इदारा है जिसको कहते हैं गार्डियन काउंसिल, फारसी में कहते हैं शूरा निगहबान। 12 मेंबर होते हैं उसके, और वो ये फैसला करते हैं कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता। तो इस तरह की जो जमहूरियत है उसने उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया, और इंटरनेशनल जो टेंशन्स हैं उनकी, उसका आप देख लीजिए कि ईरान की जो करेंसी है इंटरनेशनली इट इज़ द वीकेस्ट। तो $1 जो है, अब गैस कीजिए कि कितने रियाल के बराबर होगा। ईरान का जो है रियाल है करेंसी उनकी, आई वॉज सरप्राइज, मुझे आइडिया नहीं है जी। 42,000 रियाल आपको मिल सकते हैं $1 के बदले में। कैन यू इमेजिन? $1 पे? यस। तो इस हद तक हालात खराब हैं। और 2015 में जब अमेरिका से एग्रीमेंट हुआ था ईरान का, तो ईरान में बड़ी खुशियां मनाई गई थी, क्योंकि ईरानी तंग आ चुके हैं इन हालात से, सैंक्शन से, पाबंदियों से, और फिर मौलवियों ने जो है सोशल उनकी जो फ्रीडम्स हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम्स हैं, उससे भी महरूम किया हुआ है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल में अली खामेनी साहब के खिलाफ जाते हैं। लेकिन सर वहाँ की पब्लिक तो उनके खिलाफ बात करती नहीं है, ना ही उनको हटाने की बात की जाती है, ना ही कोई और बात की जाती है कि कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा हो। ना पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी कभी बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट होता है, तो कभी KPK में होता है, तो कभी आज़ाद कश्मीर या POK जो कहलाता है उसमें होता है। लेकिन ईरान में ऐसा कुछ खास देखने में आता नहीं है, उसकी क्या वजह? प्रोटेस्ट तो वहाँ होते रहे हैं, 2009 में भी हुए, उसके बाद भी हुए, अभी वो खातून के इशू पे भी हुए थे, ड्रेस कोड के इशू पे। तो लेकिन वो काफ़ी रूथलेसली उनको सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि वही बात है ना कि इंटरनेशनल मीडिया की भी वहाँ प्रेजेंस कोई ख़ास नहीं है, और बहुत से लोगों को तो वो जासूस डिक्लेयर करके सजाएं भी दे देते हैं, फांसी भी लगा देते हैं। तो ये सिस्टम जो है, देखिए ना, लोग तंग आ जाते हैं एक ही तरह के चेहरे देख देख के। तो हमारे एक पॉलिटिशियन जो थे, उस वक्त वो कॉलम नवीस थे, वो बता रहे थे कि मैं एक दफ़ा दुबई से ईरान जा रहा था किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, तो वो न्यूज़ वीक था या टाइम मैगजीन कोई रिसाला इस तरह का देख रहे थे जिसपे ईरान के मौलवियों की तस्वीरें थी। तो वो एक ईरानी इनके साथ बैठा था, तो इनको कहता है कि वी हेट देम। इससे ये मत समझिएगा कि हम उनको सपोर्ट करते हैं या उनके साथ हैं। तो ये जो सूरत हाल है ना, इतने अरसे से जो है उन्होंने एक 1979 से एक क्लैरिकल डिक्टेटरशिप बनाई हुई है, जिसको इकोनॉमिस्ट जो है इंग्लैंड का सबसे जो पॉपुलर न्यूज़ मैगजीन है, वो ये कहता है कि इट इज़ द ओनली मॉडर्न। आने से रोकने की बात की है, और ये आसान नहीं होता एक ऐसे मुल्क से बात करना जो आपके हर एक मुश्किल टाइम में या आपके हर एक डिसीजन के ऊपर जो है ना साथ देता हो। उस बंदे को कहीं ना कहीं जब उसने अटैक ईरान पे किया है, हालांकि इसराइल ने अपने बचाव के लिए वो कहता है मैंने किया, इस पे भी देखा जाए तो देख रहे हैं इंडिया ने यहाँ भी जो है ना कोई 2 नंबरी नहीं की है। जो गलती थी, जो गलत था कि आने वाले मुस्तकबिल के गलत हो सकता है, क्योंकि युद्ध जितना बड़ा आगे बढ़ेगा, प्रशांत सर की भी वीडियो इसके ऊपर आई है कि इसके ऊपर जो है ना तेल की प्राइसें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, और इसके बाद जो हालात बनेंगे वो क्या काफ़ी ज़्यादा इस दुनिया में जो है ना
जो है ना, जो नॉर्मल वे में लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनके लिए हालात मतलब टाइट होते जाएंगे। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात की है। और जैसे इंडिया की आबादी है, पाकिस्तान की आबादी है, बड़ी जो आबादी वाले जो मिडिल क्लास जिनमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए समस्या बनने वाली है। इसी चीज़ को मेरे ख्याल में मद्देनजर रख के मोदी जी ने बड़ा अच्छा नेतन्याहू को भी रिप्लाई दिया है कि कशीदगी बढ़ाने से बचें और टेबल पे बैठ के इस चीज़ के जो है ना सॉल्व करें। एक ये बात है। और दूसरा ये है कि ईरान के जो लीडर हैं उनकी कहीं ना कहीं जो है ना गलतियां हैं, और जो अपने मुल्क में भी उन्होंने हालात पैदा किए हुए हैं, इतना सख्त जो स्टैंड उन्होंने रखा हुआ है, इसी की वजह से जो लोग हैं उनके मुखालफ होते जा रहे हैं, उनके लोग जो है ना इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जो चांसेस इस युद्ध में अभी तक जो नज़र आ रहा है, अभी तक जो इनके जितने भी जो है ना जासूसों ने इसराइल के वो जो अंदर से काम किया है, वो जो है ना इसी वजह से ईरान जो है ना कल के दिन पूरा जो पिछला दिन 2 दिन गुजर चुके हैं, इसमें जो है ना ईरान ज़्यादातर सोचता रहा कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है। इस चीज़ को देखना, इसका कहीं ना कहीं जो है ना वो चेकअप कर रहे थे कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हम जो है ना ज़्यादा डैमेज तो हमारा नहीं हुआ। ये चीज़ें देखते मैंने देखा था जो पिछले 2 दिन गुजरे हैं, उसमें काफ़ी खामोशी तैयार की, और बाद में जो है ना रात को अटैक किया था ईरान ने। तो ये है कि मैं समझ रहा था कि ईरान की कमर टूट चुकी है और काफ़ी ज़्यादा जो डैमेज हो चुका है, पर जो आज की खबरें जो पूरी सुनी गई हैं, मैंने जो जितना स्टडी किया है ईरान को और इसराइल के सारे मुद्दे को, तो ईरान में भी ताकत है। उसने जो पहाड़ों के नीचे सोना जो सुरंगें बना के वहाँ जो अपना पूरा एक जदीद निज़ाम बनाया हुआ है मिसाइलों वाला, उसमें जो है ना अमेरिका का कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो एक जो सबसे बड़ा जो मिसाइल है जो ज़मीन के अंदर जाकर भी अटैक करता है, 60 मीटर तक सुना है वो कर सकता है, वो भी यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। इन्होंने इससे भी ज़्यादा गहराई में जो है ना अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। तो ये है कि ये तो जंग है भाई, जंग तो इन्होंने बहुत अरसे से दोनों मुल्क लड़ रहे हैं। ये अपने प्रॉक्सी के जरिए लड़ रहा था, इसराइल डायरेक्ट इसके साथ युद्ध में था। तो ये है कि अब वक्त आ चुका है कि ये दोनों जो मुल्क हैं खुद आमने सामने आ चुके हैं। इस दुनिया का नुकसान तो होगा, हमारा भी, हम भी जो मिडिल क्लास लोगों में आते हैं हमारा भी नुकसान होगा। बाकी ये है कि युद्ध है, इसमें तो फिर ये है कि जब सामने आना है तो नुकसान तो दोनों का होगा। यहाँ काफ़ी खबरें आ रही है कि कभी जो खबरें आ रही हैं कि 2 तैयारे जो है इसराइल के गिर चुके हैं, और बाकी ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान के बहुत सारे जो मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, वो जाके हिट भी हुए हैं इसराइल में। तो ये चीज़ें होंगी, नुकसान तो दोनों को उठाना पड़ेगा। बाकी वही है कि देखते हैं कि किसकी स्ट्रेटजी हाई क्लास है और कौन जो है ना इस युद्ध में फातेह बने। बिल्कुल जी, बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो मैदान छिड़ चुका है, इस मैदान में यही है कि ये जो युद्ध है ना, ये ठंड वार की तरफ भी जा सकता है। काफी ज्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं ठंड वार होने के, क्योंकि दुनिया की स्थिति जिस तरह से बनती चली जा रही है, उस सारी स्थिति को मद्देनजर रखा जाए तो ठंड वार समझ लीजिए कि उसका जो पहला पार्ट है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान ही टारगेट था। पहले थी इनडायरेक्ट युद्ध जो था इजराइल की तरफ से ईरान के साथ था, अब इजराइल डायरेक्ट हो गया। जब डायरेक्ट हो गया और इतने बड़े बड़े जो कमांडोज है ईरान के हमारे, ये कोई छोटा सा अटैक नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या में अटैक हुए हैं। और जो ज़ेलेंस्की ने अटैक किया है रशिया के ऊपर, वो भी बहुत बड़ी संख्या में था। अब जिस तरह से रशिया के और यूक्रेन के कोई भी कंप्रोमाइज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक जंग वहां पे छिड़ी हुई है, दूसरी इजराइल जो है वो फलस्तीन के ऊपर उसने छेड़ी हुई है, तीसरी ये है कि ईरान की और इजराइल की अगर युद्ध होती है, चूंकि अमेरिका जो है वो आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीफें बड़े अरसे से कर रहे हैं, तो कोई ना कोई वजह तो है वो क्यों कर रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो कोई काम लेना चाहता हो। वो काम क्या लेना चाहता है ये आपको भी अच्छी तरह से पता है और ये हमें भी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अमेरिका को हम जानते हैं कि वो एक मफाद परस्त कंट्री है। अगर वो किसी को अच्छा कहता है तो वो ऐसे अच्छा नहीं कहता, वो सच्चाई का बदला लेना चाहता होता है, इसलिए वो अच्छा कहता है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर ये मामलात एशिया में शुरू होते हैं, जिस तरह से ये सारी गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।